हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों की आवर्तिता। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो मेटेलिक नेचर और नॉन मेटेलिक नेचर इस पर डिपेंड करती है। अब जो मेटेलिक नेचर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी किसी भी ग्रुप या पीरियड में किस तरह से चेंज होती है, और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो किस तरह से पीरियड और ग्रुप में चेंज होती है, इसको अगर हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है तो हमें दो पॉइंट याद रखने होंगे। पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। समझे बच्चों, धात्विक तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो उनके परमाणु आकार के क्या होगी, समानुपाती। और जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज, अर्थात अधातु तत्वों की जो क्रियाशीलता है बच्चों वो परमाणु आकार का व्युत्क्रमानुपाती है। ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखोगे तो बहुत इजी गोइंग हम ये बता सकते हैं कि एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से चेंज होगी। ठीक है, तो आप पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ देखें कि ये है मेटेलिक एलिमेंट्स और ये है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होगा कि मेटेलिक एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी तो ग्रुप में इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। समझिए बच्चों कि धात्विक तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो वर्ग में आप देख रहे हैं कि इस तरह से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये है मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए। अब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में आ जाएं तो नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और पीरियड की बात करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो ये रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो इस तरह से, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये पीरियड में एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर हम ग्रुप की बात करें कि लिथियम से लेकर सीजियम तक चले तो नीचे की तरफ ये ग्रुप में इंक्रीज हो रही है, इसलिए इस तरह से रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखी हुई है। समझ गए ना बच्चों? ठीक इसी तरह से अगर हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करें, ये लिखे हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, तो ये है पीरियड में। तो बोरॉन से लेकर हम फ्लोरीन तक चले या सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक चले तो आप देखोगे इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से चेंज होती जाएगी। मतलब ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, इसका नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का। ठीक इसी तरह से ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होगी। तो यही आपको मेन याद रखना है कि जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटीज हैं, समझ गए ना, वो इन पे डिपेंड करती है कि उनमें किस तरह का नेचर है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के लिए मैंने आपको बताया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें आयोनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर, इसका हमें कैसे डिटर्मिनेशन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके लिए भी आपको इस तरह से 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे। एक तो है कि आयोनिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें जो आयोनिक नेचर है वो कैसे याद रखना है, ये मेटेलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब है एलिमेंट में जितना ज्यादा मेटेलिक नेचर होगा उसके कंपाउंड में उतना ज्यादा आयोनिक नेचर होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। कैटाइन बढ़ा तो आयोनिक नेचर ज्यादा होगा, और चार्ज ऑफ आइंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आइंसों में मतलब आइंस जो है
जैसे कि कैटाइन और एनाइन है उनमें चार्ज ज्यादा है तो आयनिक नेचर कम हो जाएगा, या फिर साइज ऑफ एनाइन, एनाइन की साइज बड़ी है तो भी आयनिक नेचर कम होगा। और कोवलेंट नेचर जस्ट उल्टा है, कोवलेंट नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोवलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड्स जो होता है, ठीक है, वो चार्ज ऑफ आयंस, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर, साइज ऑफ एनाइन उससे भी कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, और साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से भी आप याद रख सकते हैं, समझ गए ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो भी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और सीधा सा है, अगर आप आयनिक नेचर पहचान गए तो उसका उल्टा कर दें तो क्या होगा, कोवलेंट नेचर। अब देखो मैं आपको समझाता हूं किस तरह से, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम आते हैं कि किसी भी ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से आयनिक नेचर चेंज होगा। कि अगर हम कैटाइन के रिस्पेक्ट में लें, ठीक है, कि अगर हम ये देखें कि पीरियोडिसिटी ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, तो सबसे फर्स्ट याद रखना है आयनिक नेचर, ये, और ये किसके बेस पर, साइज ऑफ कैटाइन। अगर आपको कैटाइन की साइज के बेस पर देखना है, मतलब आयनिक नेचर साइज ऑफ कैटाइन, एनाइन साइज जो है, एनाइन साइज कांस्टेंट है, मतलब जो ऋणायन है, समझते बच्चों, ऋणायन आकार जो है वो कैसा हो, स्थिर हो, और कैटाइन जो है वो साइज क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। तब आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आप पीरियड ये है यहां पर चल रहे हैं कि आयनिक नेचर की बात की गई हो तो यहां पर इंक्रीज होगा, समझ गए ना, और यहां पर अगर आप चल रहे हैं आयनिक नेचर अगर बात की गई हो और कैटाइन की साइज चेंज हो रही हो तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, समझ गए ना, ये लिखे हैं आपको एनाइन। तो आप देख रहे हैं कि एनाइन की साइज जो है चेंज नहीं हो रही है, केवल कैटाइन की साइज चेंज हो रही है। तो इस तरह से चूंकि ये ग्रुप में चल रहे हैं, कैटाइन की साइज बढ़ रही है, इसलिए ये आयनिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा ऐसे। अब मान लिया जाए कि मैं इस तरफ चलता हूं, किसमें, एक पीरियड की बात करें, जैसे कि LiCl, BeCl2, ठीक है, BCl3, CCl4, इस तरह से। तो यहां से यहां चले आप तो आप देख रहे हैं कि +1 साइज है। अगर हम आयनिक नेचर की बात करें तो आयनिक नेचर इस तरह से चेंज होगा, +2 है, +3 है, +4 है। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज चेंज हो रहा है कैटाइन का, तो साइज तो चेंज होगी। तो ये इनके आयनिक नेचर का ऑर्डर है। समझ गए बच्चों कि आयनिक नेचर इस बेस पर ध्यान रखना है कि आयनिक नेचर ग्रुप में इंक्रीज होता है और पीरियड में डिक्रीज होता है। कब, जब कैटाइन की साइज चेंज हो रही हो, एनाइन की साइज को कांस्टेंट रखा गया हो। तो यहां तक बात समझ गए आप, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर आप यहां पर देखें कि एनाइन साइज चेंज हो रही हो लेकिन कैटाइन साइज क्या हो रही हो, कि एनाइन साइज चेंज हो लेकिन कैटाइन साइज जो है कांस्टेंट हो, मतलब कैटाइन की साइज में कोई चेंज ना किया जाए, तो ध्यान रखें कि आयनिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। ये तो अभी आपने देखा। जैसे हम यहाँ देखें कि कैटाइन तो सेम साइज का है लेकिन एनाइन की साइज लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो इस ऑर्डर में आयनिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम यहाँ बात करें तो इसी तरह से यहाँ पर चार्ज चेंज हो रहा है, तो चार्ज तो चाहे एनाइन का बढ़े और चाहे कैटाइन का बढ़े, ध्यान रखें आयनिक जो नेचर है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ये होगा आयनिक नेचर। अब आता है कि अगर आयनिक नेचर आपको पता है तो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी कैसे याद रखेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखो अगला पॉइंट होता है, आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है
कि उसमें जो ऑब्जेक्ट आते हैं कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, ये बताएं, तो आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर अगर पूछा गया हो किसी का, ठीक है, बेसिक नेचर है, सॉल्युबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक नेचर। समझ गए बच्चों कि आयनिक नेचर ज्यादा तो ये सब ज्यादा होगा। समझे बच्चों? गलनांक, उष्णीय स्थायित्व, ठीक है, क्षारीय गुण और विलेयता, रासायनिक क्रियाशीलता, कंपाउंड की मतलब, इनका ध्यान रखना है। ये किसके समानुपाती है? आयनिक गुण। इतनी चीजें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो लिखा है Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O। आपसे कहा जाए आयनिक नेचर, तो आयनिक नेचर इस ऑर्डर में चेंज होगा। ये क्या है? आयनिक नेचर, ठीक है, इस तरह से ले लो आयनिक नेचर। तो मैं कहूं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, समझ गए ना, और बेसिक नेचर अगर हम ये कहें क्रिया जो रिएक्टिविटी है, ये सब भी क्या होंगे? इसी ऑर्डर में इंक्रीज होंगे। ये बात तो समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा आयनिक नेचर, ये सारी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, और इसी बेस पर क्वेश्चंस होते हैं। और जस्ट इसका उल्टा याद रखो तो कोवेलेंट नेचर, आपसे कहा जाए कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बताएं, तो अगर आप आयनिक नेचर का ऑर्डर जानते हैं तो उसका उल्टा कर दें कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो लिखी हैं आपके, ये सब बिल्कुल उल्टा हो जाएंगी। मतलब है कि ये सब वैल्यूज कम हो जाएंगे, जबकि आयनिक गुण ज्यादा है तो ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि NaOH या LiOH से ले लेंगे, ठीक है, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। मैं कहूं बेसिक, तो ये बेसिक नेचर होगा। समझ गए ना? बेसिसिटी यही होगी। क्यों? क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ रहा है। तो इस तरह से कंपाउंड्स की ये जो प्रॉपर्टीज है वो आयनिक नेचर से बता सकते हैं। आयनिक नेचर कैसे बढ़ता है वो मैंने पहले आपको बता दिया। अब हम जो देखते हैं पर्टिकुलर कि आपको हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड्स जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक, वो किस तरह के बनेंगे, उनकी क्या ऑर्डर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर हम कुछ कंपाउंड्स की नेचर के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में देखें, तो पहला है जैसे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला होगा EHX, जहां X क्या है? मिनिमम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E। जैसे फर्स्ट A की 1 होती है, सेकंड A की 2 होती है, थर्ड A की 3 होती है, ठीक है, कार्बन ग्रुप में चले जाए तो 4 होती है। तो इस तरह से वैलेंसी जो है एलिमेंट की वो है मिनिमम। क्या? मिनिमम और मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं मैक्सिमम भी यूज होती है और कहीं कहीं मिनिमम भी। जैसे ये है हाइड्राइड का फॉर्मूला। अब आते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो साइज ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। ये बता दूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। यहाँ है ये, इस तरह से ध्यान रखना है कि ये है स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये होती है 1 साइज। मतलब ये है कि अगर सेंट्रल एटम जो E है उसकी साइज बढ़ेगी तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये एक एक्सेप्शनल नेचर है, बाकी सब में आप देखोगे बढ़ेगी साइज बढ़ने से E स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ सिर्फ हाइड्राइड्स के लिए देखा गया कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एलिमेंट की साइज बढ़ने से क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखो कैसे, जैसे LiH से लेके हम CSH तक चले तो इनकी स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। चाहे P ब्लॉक में चले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का। समझ गए बच्चों? मतलब ये कौन सी स्टेबिलिटी है? थर्मल स्टेबिलिटी। ये ध्यान। अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड। तो देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला E2OX। X जहां मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है, कितनी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इनकी स्टेबिलिटी है, बेसिसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो साइज ऑफ E के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चार्ज ऑफ E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब जितना बड़ा साइज E का उतना ज्यादा ये सारी प्रॉपर्टी, और जितना ज्यादा चार्ज E का ये सारी प्रॉपर्टी उतनी ही कम हो जाएंगी। जैसे हम ये साइज के बेस पे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आपकी नीचे की तरफ साइज बढ़ती जा रही है, तो साइज के अनुसार ये ऑर्डर आएगा। अब मैं कहूँ कि चार्ज के बेस पर देखना है आपको कि चार्ज अगर हम एलिमेंट का चेंज करते हैं तो किस तरह से प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, उसमें किस तरह से। तो अगर हम यहाँ से लें कि ये है Li2O, ये है BeO, ये है B2O3 और ये है CO2, ठीक है, ये है N2O5, इस तरह से। तो अगर आप इनमें देखें तो यहाँ +1, +2, +3, +4, +5, तो अगर हम ये कहें कि इस तरह से ये ऑर्डर जो है ये किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, ठीक है, ये सब किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये प्रॉपर्टीज का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एसिडिक नेचर बताएं तो ध्यान रखना है एसिडिक नेचर 1 क्या होता है, आयनिक नेचर। अगर आयनिक नेचर ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा ऑक्साइड में, जबकि बेसिक नेचर आपने देखा था कि बेसिक नेचर जो है वो साइज के और जो मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट था, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर वो साइज पे डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहूँ Na2O, MgO और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये MgO, Al2O3, इसी तरह से और आगे चले हम SiO2, यहाँ पर आ जाए P2O5, यहाँ आ जाए SO3 और ये है Cl27। मैं इनमें एसिडिक नेचर पूछ लूँ तो एसिडिक नेचर इस क्रम में जो है ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, +6, +7, तो ये जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इनमें क्या होता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो ये किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का। क्यों? क्योंकि इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। समझ गए ना बच्चों, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक नेचर कम होगा। तो इस तरह से आप एसिड की जो है बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर जो ऑक्साइड्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उनको याद रखना। अब यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक कंपाउंड और बता, एक कंपाउंड जो है हमारे जो हैलाइड्स के बारे में आता है क्वेश्चन, तो हैलाइड में भी आप जानते हैं कि हैलाइड्स का फॉर्मूला होता है MX, ठीक है, या हम ये लिख लें EX, जहां X क्या है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये है। तो इनमें भी ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये जो है समझ गए ना, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी, जो आयनिक नेचर है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ E और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ हैलाइड X। इतना ध्यान रखना। जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl, अब मैं कहूं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हो या इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हो या आयनिक नेचर, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये इनका थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है, और आयनिक नेचर, ये तो हो गई इनका इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी। अब आता है कि अगर एनाइन की साइज चेंज करें हम, एनाइन की साइज का मतलब है जैसे NaF है, NaCl है, NaBr है और NaI है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये इस ऑर्डर में चलेंगी, थर्मल, ठीक है, स्टेबिलिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है, आयनिक नेचर है, वो इस ऑर्डर में चलेगा। तो इतना सा ध्यान रखना है, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से कि कब आयनिक नेचर बढ़ेगा, कब कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, कब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, कब आयनिक नेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से हैलाइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में, हालांकि हम इनकी डिटेल S ब्लॉक, P ब्लॉक सब में अलग अलग अच्छी तरह से समझेंगे, फिर भी अगर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। हालांकि आगे भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, फिर भी
यहाँ पर देखें जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सीजियम, लिक्विड मेटल्स हैं Hg, Ga और Cs, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, हैवीएस्ट मेटल है हीलियम, हार्डेस्ट मेटल है टंगस्टन, हार्डेस्ट नॉन मेटल है कार्बन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपनी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है पीरियड में लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड में आपको ये याद रखना है बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर चल रहा बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन और लिथियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हैलोजन में ये ऑर्डर आप देख ही चुके हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हैलोजेंस में आप आयोडीन से, ठीक है, फ्लोरीन तक बढ़ता है। आयनिक नेचर एल्कली मेटल्स का जब गैसियस स्टेट में है तो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाइड्रेटेड स्टेट में पूछा गया है तो ये ऑर्डर होता है। एक्वस में क्या होता है, आयन चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं, उसकी इफेक्टिव साइज बढ़ जाती है, तो जितना छोटा उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और भी आगे देखेंगे हम जो जरूरी होंगे। तो ये मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से समझा दी। अब आप इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे वीडियोस अच्छे से देखें, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो केमिकल बॉन्डिंग से होगा। तो ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नए यूनिट में, नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।